हेलो दोस्तों। तो आज के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि लाइव सेशन में आज हम लोग आपको बताने वाले हैं कि सोशल साइंस की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं बल्कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि 2 नंबर वाली आप लोग को मैं बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप लोग करके जाते हैं तो आपके 10 से 15 नंबर फिक्स है कि आप लोग को आ जाएगा बोर्ड एग्जाम में। वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैंने उठाया है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि वो कौन कौन से क्वेश्चन है और उसका आंसर भी बताऊँगा, समझाऊंगा भी। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, अधिक से अधिक 45 से 30 मिनट आप लोग का लगेगा इसमें। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जर्मनी के एकीकरण में क्या बाधाएं थी, ठीक है। जर्मनी के एकीकरण में क्या बाधाएं थी, तो इसके आंसर को देखते हैं क्या आंसर कहता है। तो आंसर क्या कह रहा है कि जर्मनी, ठीक है, जर्मनी पूरी तरह से विखंडित राज्य था। समझ में आया क्या था यह? विखंडित यानी टूटा हुआ राज्य था। इसमें एकता की भावना नहीं थी, जिसमें छोटे छोटे कितने गांव थे, 300 छोटे छोटे बड़े राज्य थे, छोटे और बड़े राज्य थे। उसमें धार्मिक, राजनीतिक और तथा सामाजिक विषमताएं भी थी मौजूद। वहाँ प्रशा, ठीक है, वहाँ प्रशा शक्तिशाली राज्य था। आगे देखिए, वहाँ प्रशा शक्तिशाली राज्य था और अपना प्रभाव बनाया हुआ था। उसमें जर्मन राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था, जिसके कारण एकीकरण का मुद्दा उनके समक्ष नहीं था। यानी कि था, एकीकरण के लिए मुद्दा जो है ना, बहुत बड़ी समस्या इन लोगों के सामने थी। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आपको शॉर्टकट में बता दूं तो इसका आंसर क्या होगा, सीधा बताइएगा आप लोग। जर्मनी के एकीकरण में सबसे प्रमुख बाधाएं ऑस्ट्रेलिया का चांसलर भी था, जो इसका नाम मेटरनिक था। इस युग में मेटरनिक ने क्या किया, जर्मनी पर बहुत ही अपना क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया था। साथ ही साथ जर्मनी में राष्ट्रीय भावना का अभाव था। राष्ट्र के प्रति लोगों को एकता की भावना उनके अंदर नहीं थी, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना नहीं थी। तो यह धीरे धीरे जब जागृत हुआ तभी क्या हो सका कि जर्मनी का एकीकरण हो सका। जर्मनी और इटली का एकीकरण 1871 में हुआ था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी क्लियर करा दिया मैंने एक क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको पूछा जा सकता है कि एकीकरण की क्या बाधाएं थी इसमें, तो आप लोग यही आंसर बता देना। आप लोग को बस लिखना नहीं, अभी समझना है, समझ करके जाइए, बस छाप दीजिए, आपको नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है रूसी क्रांति पर मार्क्सवाद का क्या प्रभाव था। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, रूसी क्रांति पर मार्क्सवाद का क्या प्रभाव पड़ा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है और आंसर क्या कहता है। रूसी क्रांति पर मार्क्सवाद का अहम प्रभाव यानी कि बहुत ही रोचक प्रभाव पड़ा। तो कैसा प्रभाव पड़ा, तो इस क्रांति ने, कौन क्रांति ने, रूसी क्रांति ने क्या किया, जारों के शासन का खात्मा कर दिया और साम्यवाद की स्थापना कर दी। तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट है कि यहाँ पे इस क्रांति का यह क्या हुआ, जार का शासन खत्म हुआ इस क्रांति के द्वारा और साम्यवाद का स्थापना हो गया। यही आपका आंसर मेन चीज़ है। आपको अपनी भाषा में बस इसको समझ करके लिख देना है, नंबर आपको मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मेजनी, ठीक है। मेजनी क्या था, ठीक है। यहाँ पे इटली नहीं होगा, इटली के क्या था वो नहीं बताना है, क्या था मेजनी, कौन है या फिर कौन है। आप लोग ये क्वेश्चन को बार बार देख चुके होंगे, तो इसका आंसर क्या बताना है आप लोग को कि एक प्रमुख राजनीतिज्ञ और विचारक, पत्रकार और क्रांतिकारी थे यह। साथ ही साथ एक आपको ये पॉइंट मैं बता देता हूँ कि मेजनी का जन्म कब हुआ था, तो ये भी आप लिख सकते हैं 1805 ईस्वी में, और यह कार्बोनारी का सदस्य भी था, कार्बोनारी का भी सदस्य था। इतना ये भी चीज़ आप लिख देंगे इसमें। और वे इटली के एकीकरण के लिए काम करते रहे और उन्हें इटली का संपादित हृदय कहा जाता है। साथ ही साथ क्या कहते हैं इसको, पैगंबर और मसीहा के नाम से भी जानते हैं और पैगंबर के नाम से भी इनको जाना जाता है। इनकी इटली के एकीकरण में प्रमुख भूमिका थी, बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। यही बस आपको लिख देना है, नंबर 2 नंबर मिलेगा आपको, फिक्स है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, मेटरनिक युग किसे कहते हैं, मेटरनिक युग किसे कहते हैं। इसमें लिखा तो मैंने बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन आपको लिखना क्या है बस मैं वही बताने वाला हूँ। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक इतना से इतना शासनकाल में क्या था, इसका शासनकाल जो कहलाता है वही मेटरनिक युग कहलाता है। और इसमें क्या लिख दीजिएगा आप लोग कि मेटरनिक निरंकुश राजतंत्र में विश्वास रखता था, ठीक है। यानी कि राजा के द्वारा लगाए गए अंकुशवादी शासन में यह विश्वास रखता था। यह क्रांतिकारी का विरोधी था, यानी कि जो भी क्रांति फैलाने का प्रयास करता था, राष्ट्रवादी की भावना जिसके अंदर उत्पन्न होती थी उसे वह क्या करता था, नाश करता था। इस सब का वो क्या था, कट्टर शत्रु था तथा राज शक्तियों का वह समर्थक था, ठीक है। राजदैवी अधिकारों का में विश्वास रखना का उसका इच्छा था, ठीक है। वो उसी प्रवृत्ति का था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, यूटोपियन समाजवादी की विचारधारा क्या है। तो यूटोपियन समाजवादी की विचारधारा कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। आंसर मैं बता रहा हूँ। यूटोपियन समाजवादी की विचारधारा कुछ इस प्रकार से है। तो कैसी है, यूटोपियन समाजवादी की विचार का आधार भौतिकवाद और वैज्ञानिकवाद नहीं था। आपको यही बस, इसमें क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस आपको जानना है कि ये किसका विचार क्या है। तो भौतिकवाद और वैज्ञानिकवाद नहीं बल्कि नैतिकवाद था। इसका विचार कैसा था, नैतिकवाद। आपसे यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, यूटोपियन समाजवादी का विचारधारा कैसा था, तो यह नैतिकवाद था, भौतिकवाद और वैज्ञानिकवाद नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, खिलाफत आंदोलन का क्या कारण था। खिलाफत आंदोलन का क्या कारण था, क्वेश्चन आपका है खिलाफत आंदोलन का क्या कारण था। तो खिलाफत आंदोलन का यही कारण था कि यह आंदोलन फलाने ईस्वी से फलाने ईस्वी तक चला हुआ था, ठीक है। कहाँ पे चला हुआ था, कहाँ से शुरू किया गया था, ये भी आप लोग याद कर लीजिए, लखनऊ, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपसे, जिससे शायद भारत कभी उभर न सका। खिलाफत का उद्देश्य तुर्की में खलीफा को पद से पुनः स्थापना यानी कि उसके पद पर पुनः बैठा देना ही था। ऐसे में मोहनदास करमचंद गांधी को लगा कि खिलाफत को समर्थन देना, खलीफा होगा यहाँ पे, खलीफा होना चाहिए, खलीफा को समर्थन देना मुसलमानों, ठीक है, मुसलमानों को उनके साथ सहयोग आंदोलन में जोड़ देगा। आपको मूल रूप से इसका आंसर यही लिखना है कि
यह आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? खलीफा को उसके पद पर पुनः बैठा दिया जाना। इस आंदोलन को इसीलिए चलाया गया था, इसमें महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को चलाए थे। ऐसे में मोहनदास करमचंद गांधी, जो कि मैंने आपको बताया कि खिलाफत को समर्थन देना चाहते थे, तथा हमारे देश के मुस्लिम भाइयों ने भी मिल करके गांधी जी को इस आंदोलन में समर्थित किया या फिर समर्थन दिया। इतना आपको लिख देना है, जो मैं बोल रहा हूँ बस आपको वही सुनना है। अब आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गांधी इरविन पैक्ट क्या है? गांधी इरविन पैक्ट क्या है? तो गांधी इरविन पैक्ट को हम लोग दूसरे नाम से जानते हैं, गांधी इरविन समझौता। अब आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा, इस क्वेश्चन में ही, इस पॉइंट में ही पूरा आंसर छपा हुआ है। गांधी इरविन समझौता यानी कि गांधी जी और इरविन, लॉर्ड इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था, कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। यह समझौता भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन को खत्म करने और राजनीतिक तनाव कम करने के लिए किया गया था। ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन क्या है? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था दूसरे विश्व युद्ध, यानी कि दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था, उसमें विश्व युद्ध में क्या हुआ? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक और मौद्रिक स्थिरता, यानी कि मुद्रा की स्थिरता तथा आर्थिक स्थिरता क्या हो गई? खराब हो गई। इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय व्यवस्था को विनियमित रूप से एक अच्छे स्तर पर या फिर उच्च स्तर पर पहुंचाने के लिए यह समझौता किया गया था। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कब से कब तक आयोजित किया गया था? तो आपका आंसर होगा फलाने डेट से चिलाने डेट तक। वो आप देख लीजिए क्या डेट लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? न्यू डील से आप क्या समझते हैं? न्यू डील नामक जो योजना है उससे आप क्या समझते हैं? इसे क्यों लागू किया गया? न्यू डील नामक योजना 1933 से 1938 के बीच लागू किया गया था। यह अमेरिका में ही लागू किया गया था। बस यही पॉइंट को आपको पकड़ना है। 2 से 4 पॉइंट को मैंने आपको बताऊंगा, जो मैं बताऊंगा उसे आप लोग क्लियर करो, आपके नंबर आएंगे। अमेरिका में लागू किया गया था, ठीक है। ये किसके द्वारा लागू किया गया था? तो अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा पारित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य या मकसद आर्थिक महामंदी को उबारना और अमेरिका को की जो अर्थव्यवस्था है उसे उच्च स्तर पर, हाई लेवल पर ले जाना ही क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का उद्देश्य आप लोग समझ में, न्यू डील का योजना जो है ना, उसके बारे में आप लोग समझ चुके होंगे। यह कहाँ पे आयोजित किया गया था? फिर से मैं बता रहा हूँ, अमेरिका में। किसके द्वारा किया गया था? तो अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के द्वारा इसे पारित किया गया था या फिर आयोजित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अमेरिका के आर्थिक व्यवस्था को नीचे से ऊपर की ओर उठा दिया जाना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? असहयोग आंदोलन, ठीक है। असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने क्यों स्थगित या फिर रोक दिया? यही बात आपको पूछ रहा है। संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। टिप्पणी का मतलब होता है जो आपको पता है, थोड़ा मोड़ा बात ना, वो उसके बारे में आपको लिख देना है। चलिए, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब क्या किया था? स्थगित किया था। तो फरवरी 1922 में। किस घटना के कारण? तो चौरा चौरी नामक घटना के कारण स्थगित कर दिया। इस घटना में अहिंसा का सिद्धांत उत्पन्न हो गया था। यह घटना घटी थी, इसमें क्या हो गया था? अहिंसा का सिद्धांत खत्म होकर के बल्कि हिंसा पे यह आंदोलन उतर गया, जिस कारण से गांधी जी द्वारा इस आंदोलन को स्थगित या रोक दिया गया। तो इस घटना में हुआ क्या था कि एक पुलिस स्टेशन में क्या किया गया था? आग लगा दिया गया, जिसमें क्या हो गए कि 13 से 18 लोग शायद जल करके मर गए थे। इसीलिए गांधी जी, जो कि क्या थे? अहिंसा के पुजारी थे, वो हिंसा से नफरत करते थे और उन्होंने इस आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय ले लिया। चलिए, इसका दूसरा आंसर भी मैंने आपको बताया यहाँ पे। दूसरा आंसर क्या है? ये है। दूसरा आंसर भी आप समझ लीजिए। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को चौरा चौरी कांड के बाद वापस ले लिया गया। चौरा चौरी कांड में लोगों की भीड़ ने पुलिस चौकी में आग लगा दी थी, जिसमें 23 पुलिसकर्मी मारे गए थे। यह घटना अहिंसा के सिद्धांत के विरुद्ध थी, जिस कारण से गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया। आई होप आप लोग को यह क्लियर हो चुका होगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? शहरीकरण के कारण कैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगी? शहरों की सड़कों पर गड्ढे, शिविर प्रणाली का अभाव, जल जमाव से होने वाली परेशानियां, बिजली पानी और संचार सुविधाओं का अस्त व्यस्त असमान रूप हो जाना और दवा पानी, इस सब का भी गलत क्या हो गया? अभाव होने लगा। यही बात आपको जो पता होगा कि क्या सब होने वाला है, इसमें क्या सब हो गया। शहरीकरण के कारण कैसी कैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगी? प्रदूषण की भी समस्या उत्पन्न होने लगी होगी, क्योंकि शहरीकरण के साथ साथ औद्योगिकरण भी बढ़ा। तो औद्योगिकरण में क्या हुआ कि उद्योग धंधों का विकास हुआ। तो उद्योग धंधों का जब विकास होता है तो वहाँ पे क्या होता है? हमारा प्रदूषण तो फैलेगा ही। इतना तो आप लोग को भी पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहले क्वेश्चन देखते हैं। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का विरोध भारतीयों द्वारा क्यों किया गया? ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया। इसका आंसर देखिए क्या है इजी वे में, कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का विरोध जो कि यह कब को घटित हुआ था? 1878 में भारतीय द्वारा किया गया था। क्यों किया गया आप जानते हैं? क्योंकि इस घटना या फिर एक्ट के अनुसार भारतीय प्रेस का विरोध किया गया। यानी कि जो भारतीय लोग प्रेस बनाते थे ना, उसका वो क्या करते थे? विरोध करते थे। अंग्रेजों द्वारा विरोध किया गया, जिस कारण से भारतीयों ने इस एक्ट का विरोध किया। ठीक है, इतना क्लियर होगा, आप लोग को समझ में आ चुका होगा यह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है हमारा?
श्रमिक वर्ग का आगमन शहरों में किन किन स्थितियों में होने लगा। तो आंसर क्या होगा, श्रमिक वर्ग का शहरों में आगमन मुख्य रूप से औद्योगिकरण, कृषि संकट, बेरोजगारी, बेहतर जीवन की स्तर की वजह से होने लगा। तो इन्हें बेहतर जीवन चाहिए, लोगों को सही में बेहतर जीवन चाहिए होता है। तो बेहतर जीवन उस समय में क्या हो गया था, शहरों में शायद मिल रहा था। ठीक है, शहरों में क्यों बेहतर ये लोग सोच रहे थे, क्योंकि वहाँ पे रहने के लिए बड़ा बड़ा मकान मिल जाएगा, बिल्डिंग मिल जाएगा, खाने पानी की सुविधा मिल जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, होता भी है नहीं भी होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि ज़्यादा लोग जहाँ पे रहेगा तो वहाँ पे सामान की कमी हो गई है। छोड़िए, ये बात अलग है, ये बात इस टॉपिक से अलग है। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। ठीक है, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। आंसर क्या है, राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम जागरूकता की भावना रखना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। इतना आप लोग लिख लीजिएगा नहीं, बस अपना मन से लिख दीजिएगा, राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम और जागरूकता की भावना रखने वाले विषय को, या फिर विषय कहना उचित नहीं होगा कि भावना को क्या कहेंगे, राष्ट्रवाद कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, वियना कांग्रेस की उपाधियां, 2 उपाधियां को बताना है। तो वियना कांग्रेस की 2 उपाधियां निम्नलिखित लिखा है मैंने यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसका पॉइंट देखिए। आप पहला पॉइंट को मत लिखिएगा, पहला पॉइंट क्योंकि लंबा है, लेकिन आपको समझा देता हूँ, आपको अच्छा लगेगा तो ये भी आप लिख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के वियना नगर में नेपोलियन को पराजित करने वाले प्रमुख राष्ट्र ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि का सम्मेलन 1815 ईस्वी में किया गया। इसे वियना कांग्रेस सम्मेलन कहा गया। चलिए अब 2 पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप लोग लिखिएगा, अच्छा रहेगा आप लोग के लिए, क्योंकि ईजी है यह। वियना कांग्रेस सम्मेलन में नेपोलियन द्वारा पराजित राजवंशों की पुनर्स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य, ठीक है, तीसरा उद्देश्य क्या है, फ्रांस और स्पेन में बूर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना करना। ठीक है, पुनर्स्थापना करना। तो आप लोग ये 2 पॉइंट को क्लियर करना, ये और बी और सी को आप क्लियर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, औद्योगिक क्रांति के 2 नकारात्मक प्रभाव। औद्योगिक क्रांति के 2 नकारात्मक प्रभाव कौन कौन से हैं। तो औद्योगिक क्रांति के 2 नकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित प्रकार से हैं। आपको कुछ मैंने बताया है, 2 नहीं बताया है, 5 मैंने आपको बताया है। इसमें से आपको जो मन होगा सो लिखिएगा आप लोग। तो कुटीर उद्योग, ठीक है, कुटीर उद्योग का खात्मा पहला। दूसरा, छोटे किसानों को गांव से शहरों की ओर जाना पड़ा। सी नंबर, कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की स्थिति खराब थी। डी नंबर, बाल श्रमिक बढ़ा। ई नंबर, कामगारों को खतरनाक काम करना पड़ता था। ठीक है, इतना आप लोग लिखिएगा। इसमें से आप लोग लिखिएगा 3 पॉइंट या फिर 2 पॉइंट लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, या फिर 4 पॉइंट लिखिएगा तो अच्छे से नंबर 2 नंबर मिलेगा ही मिलेगा, फिक्स है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, खेरा आंदोलन से आपका क्या अभिप्राय है। खेरा आंदोलन से आपका क्या अभिप्राय है, इसके बारे में संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। ठीक है, चलिए आंसर देखिए। आंसर क्या है, थोड़ा आंसर को ऊपर कर लेते हैं। आंसर क्या है हमारा, होगा इसका आंसर कि चंपारण के बाद खेरा सत्याग्रह दूसरा सत्याग्रह आंदोलन था। मतलब कि पहला जो सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था, तो चंपारण का जो आंदोलन था वो पहला सत्याग्रह आंदोलन था, सत्य और की आग्रह पे किया गया आंदोलन था। ठीक है, और दूसरा कौन था सत्याग्रह का आंदोलन क्या था, चंपारण सत्याग्रह नहीं था, सॉरी इसका 1 मिनट, खेरा आंदोलन जो कि दूसरा सत्याग्रह आंदोलन था। चलिए, इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य किसानों को समर्थन करना था। जो खेरा आंदोलन था, सत्याग्रह आंदोलन, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि किसानों को समर्थित करना। गांधी जी अंग्रेजों द्वारा किसानों पर लगाए गए कर या अत्याचार को रोकना चाहते थे, लगाए गए करों को रोकना चाहते थे, जैसे कि अधिक कर का वसूलना। इतना ही तक आप लोग लिखिएगा। ठीक है, आगे छोड़िए। चलिए आगे क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड लिटन। ठीक है, लॉर्ड लिटन के द्वारा आंदोलन को कैसे गतिमान दिया गया था। तो लॉर्ड लिटन, आप याद कर लीजिए यहाँ पे, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किसने पारित किया था, तो लॉर्ड लिटन ने। ठीक है, लॉर्ड लिटन ने। और यह कब पारित किया गया था, तो 1878 ईस्वी में। इस एक्ट को वायसराय द्वारा देशद्रोही माने जाने वाले समाचार पत्रों को सेंसर करने और जब्त करने की अनुमति दी गई थी। वही बात जो कि भारत द्वारा इस प्रेस एक्ट का विरोध क्यों किया गया था, वही बात आप लोग लिखिएगा। इतना नहीं लिखिएगा कि यह जो एक्ट था इसके तहत भारतीय के प्रेस पर प्रतिबंध लगाए जाते थे अंग्रेजों के द्वारा, तो इसीलिए भारत ने इस आंदोलन को क्या किया, रोकने का प्रयास किया, जिस कारण से आंदोलन और भी गतिमान हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं। आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं। आर्थिक संकट से हमारा अभिप्राय यह हो सकता है कि आर्थिक संकट का मतलब है किसी देश की अर्थव्यवस्था में अचानक से उसकी ताकत कमजोर हो जाना, या फिर उसका अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, आर्थिक संकट कहेंगे। आमतौर पर वित्तीय संकट की वजह से ही यह होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, चंपारण सत्याग्रह के बारे में संक्षिप्त वर्णन करें। संक्षिप्त वर्णन करना है। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था। कब चलाया गया, 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। यह आंदोलन अंग्रेजी शासन के खिलाफ था। यह भारत का पहला नागरिक और अवज्ञा आंदोलन था। ये भी आपको क्लियर हो चुका है, एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में साल 1917 में बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। यह आंदोलन अंग्रेजों के शासन के खिलाफ था। यह भारत का पहला नागरिक अवज्ञा आंदोलन था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, खूनी रविवार। खूनी रविवार को भी आप लोग समझ लीजिए, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग को बोर्ड एग्जाम इस बार पूछ सकता है। खूनी रविवार के बारे में संक्षिप्त में वर्णन करें। खूनी रविवार 22 जनवरी 1905 को रूस में घटी घटना है, जिसमें जो
श्रमिक लोग थे वो क्या कर रहे थे, राजा यानी कि सेंट पीटर्सबर्ग की महल की ओर जा रहे थे शांतिपूर्ण ढंग से। प्रदर्शनकारी तब उसमें क्या किया गया था कि राजा के आदेश पे इन निहत्थे मजदूर श्रमिक पे अंधुनाह गोली चलाई गई थी, जिसमें मजदूरों के परिवार तथा उनके बाल बच्चे जो कि निहत्थे थे वे सभी मारे गए थे। ये तो मैंने आपको शॉर्टकट में समझा दिया। अब इसका आंसर क्या है वो देखिए। ये तो इतना तो मैंने आपको बता दिया कि ये घटना थी। इस दिन शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारी पर जार की सेना ने गोलियां चला दी थी, वही बात है कि नहीं। इस घटना में कई लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना को रूस के इतिहास में ब्लडी संडे, ठीक है, ब्लडी संडे के नाम से भी जाना जाता था, यानी खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को खूनी रविवार के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हो गया। आंसर देखिए, यूरोप के राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। ठीक है, ये तो मैंने क्वेश्चन ही लिख दिया यहाँ पे, तो इसको सॉरी कट करना, यहाँ से लिखना। राजनीतिक रूप से देने वाले प्रयास किया, ठीक है, राजनीतिक रूप प्रदान करने वाला इसने प्रयास किया। दोनों देश में राष्ट्रीयता की भावना को उजागर किया। नेपोलियन ने समानता और भ्रातृत्व पर आधारित नवीन समाज का निर्माण इन देशों में कर दिया। ठीक है, क्लियर होगा आप लोग को। अगला क्वेश्चन देखिए, समाजवादी और साम्यवाद से आप क्या समझते हैं। तो साम्यवाद का अर्थ होता है कि समाज की समाज की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें समाज के विभिन्न लोगों की बराबरी का अधिकार हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, साम्यवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें समाज के विभिन्न लोगों को बराबरी का अधिकार नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, साम्यवाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, साइमन कमीशन क्या था, उसे वापस जाओ के नारे क्यों लगाए गए, उसके प्रति वापस जाओ के नारे क्यों लगाए गए थे। तो ये साइमन कमीशन क्या था, जो ये साइमन कमीशन बना था, तो इस बनने से पहले इसमें निर्णय लिया गया था कि इसमें अंग्रेज के अलावा भारतीय नागरिक को भी शामिल किया जाएगा। तो इसमें ऐसा नहीं हुआ, जिस कारण से भारतीयों द्वारा इस साइमन कमीशन के भारत आने पर इसका विरोध किया गया था। 1927 से 28 ईस्वी में क्या किया था, ये साइमन हमारे भारत में आया हुआ था। ठीक है, 1927 से 28 के टाइम में, फरवरी के महीना में आया हुआ था। ये बात मैं आप लोगों को डिटेल में बता रहा हूँ। उसके बाद इसे वापस जाओ के नारे के साथ साथ काले झंडे भी दिखलाए गए थे। अब आपका पूरा आंसर तो क्लियर होगा, अब इसे समझने में हमें कठिनाई नहीं होगी इस टॉपिक को। तो साइमन कमीशन के खिलाफ साइमन वापस जाओ के नारे इसलिए लगाए गए क्योंकि इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था पहले भी, इसमें भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था। यह आयोग ब्रिटिश सरकार ने बनाया था, वही बात तो है, भारत सरकार ने नहीं बल्कि ब्रिटिश सरकार ने बनाया था, और इसका मकसद भारत के संवैधानिक सुधार करना था। ठीक है, संविधान की सुधार करना था, यानी कि वो अपना हुकूमत इस देश पर चलाना चाहते थे, अपने संविधान के जरिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये तो आपका पॉइंट है जो कि मैंने अच्छे तरीके से इसको क्लियर कर दिया है, तो इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, नोट नहीं याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए एक बार। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, पहला पॉइंट। यह आयोग पूरी तरह से अंग्रेजों का बना हुआ था। तीसरा यह आयोग भारत का भविष्य पर तय करने वाला था, यानी कि भविष्य जो कि लिखने वाला कौन था, यही आयोग हमारे भारत का भी भविष्य पूर्व काल में लिखने वाला था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, गांधी जी द्वारा नमक कानून को क्यों तोड़ा गया। अब देखिए, महात्मा गांधी ने, ठीक है, गांधी जी बापू जी ने नमक कानून को इसलिए तोड़ा क्योंकि यह कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, और यह आम लोगों के लिए अन्यायपूर्ण था। नमक पर सरकारी अधिकार था और इसकी वजह से आम लोगों को नमक की महंगी कीमत का सामना करना पड़ा, जो कि ऐसा गरीब लोग भी नहीं कर पाते उस समय। बहुत ज़्यादा इस पर टैक्स लगा दिया गया था। अगला क्वेश्चन, अब देखिए हमारा स्टार्टिंग हो रहा है राजनीतिक शास्त्र का एपिसोड हो रहा है। तो सत्ता का क्षैतिज वितरण क्या कहलाता है, इसका मतलब क्या है समझिए। तो सत्ता के क्षैतिज वितरण का मतलब है कि सरकार के अंगों को, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में क्या करना है, बंटवारा करना, इस शक्ति का क्षैतिज वितरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र में दल बदल कानून क्या है। दल बदल कानून क्या होता है, राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के रूप में चुन लेने के बाद यदि वह चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल से संपर्कित या उसमें शामिल हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, लोकतंत्र के दल बदल कानून। अगला क्वेश्चन क्या है, नगर परिषद के प्रमुख अंग कौन है। तो नगर परिषद के प्रमुख अंग अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, स्वतंत्र राजनीतिक संगठन क्या है। तो विभिन्न समूह दलगत राजनीतिक से अलग होकर जब अपने आंदोलन को व्यापक प्रसार देते हैं, यानी कि बढ़ावा देते हैं, हेतु जनता को लामबंद करते हैं, यानी कि उसे लोभ देते हैं, लोभ कि आ जाओ हमारे पास, आ जाओ, हमको वोट दो करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र राजनीतिक संगठन कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एकात्मक, ठीक है, क्या है, एकात्मक और संघात्मक शासन व्यवस्था को परिभाषित करें। इसका परिभाषा क्या है वो आप लोग को बताना है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था में देश की शासन व्यवस्था को केंद्र द्वारा चलाया जाता है, केवल और केवल केंद्र द्वारा चलाया जाता है, और संघात्मक में केंद्र और राज्य द्वारा तीन द्वारा चलाया जाता है। 3 स्तरों पर इसे बांटा गया है संघीय शासन व्यवस्था को। तो कौन कौन, तो इसमें एक तो पंचायती स्तर पर चलाया जाता है, और उसके बाद जिला पे और केंद्र स्तर पे, यही आपको लिख देना है समझ करके। अगला क्वेश्चन क्या है, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या होता है। लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण का अर्थ क्या है, तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब सत्ता के केंद्र से हटाकर, ठीक है, सत्ता को केंद्र से हटाकर उस स्थलीय स्तर पर बंटवाना। इससे आम लोगों की सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित होती है, और भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को पंचायती राज के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया, इससे पहले ही बताया कि ऐसी व्यवस्था होती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि ग्राम कचहरी की कितनी पंच कार्य का वर्णन करें। ठीक है, इनके 5 कार्यों के बारे में आपको बताना है। तो ग्राम कचहरी के 5 को
में पाँचों की न्यूनतम संख्या 7 होती है। सॉरी, इसमें तो इसके ग्राम ग्राम कचहरी के 5 काम बताया गया, बस यही आपको थोड़ा सा क्वेश्चन टाइपिंग में गलत हो गया है। चलिए, तो इसका 5 कार्य कौन कौन सा है? तो इसका काम है शिकायतों की सुनवाई करना, वाद या मामला का दर्ज करना, पक्षधरों के गवाहों को उपस्थिति से सुरक्षित रहना, उपस्थित करना और सुरक्षित रखना, दस्तावेजों और लिखित को ग्राम कचहरी या न्यायपीठ के सामने प्रस्तुत करना। ठीक है, और क्या है कि ग्राम कचहरी न्यायपीठ के निर्माण में भाग लेना। ठीक है, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, नस्ल और जाति में क्या अंतर है? तो नस्ल का मतलब होता है लोगों को उनकी शारीरिक बनावट के आधार पर समूह में विभाजित करना। नस्ल का मतलब क्या होता है, उनके शारीरिक स्तर को क्या करना, आधार को बनावट में विभाजित करना। जबकि जातीयता का मतलब होता है कि अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों के लोगों को पहचान है जिससे उनका धर्म, भाषा और अन्य रीति रिवाज शामिल हो। ठीक, आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, केंद्र और राज्य के सरकार के बीच में टकराव से क्या होता है? तो जब केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जब टकराव होगा तो ना ही शासन व्यवस्था अच्छी से चल पाएगी, बहुत सारे जो योजनाएं बनती है बाल बच्चों के लिए, पोशाक, छात्रवृत्ति, ये सब योजनाएं आती है, विभिन्न प्रकार के सरकारी कामकाज, कागजात, ये सभी कुछ तरीके सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। ठीक है, यही बात आपको बताया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच में जब क्या होगा, टकराव होगा, तो आतंकवादी हमले भी हो सकते हैं। ठीक है, आतंकवादी हमले हो सकते हैं, इनसे लड़ने में हमें कठिनाई होगी। जन कल्याणकारी योजनाएं जैसे शिक्षा, जाति भेदभाव, लिंग भेदभाव, नारी शोषण, बाल मजदूरी और सामाजिक कुरीतियाँ इत्यादि को सुचारू रूप से बढ़ावा मिल जाएगा। ठीक है, यही बात आप लोग को बताया जा रहा है। इसमें क्या क्या बुराई हो सकती है, हमारे लोकतंत्र में क्या क्या बुराई इससे हो जाएगी, ये बात आपको बतानी है बस। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, स्थानीय सरकार के क्या लाभ है? स्थानीय सरकार के क्या लाभ है? स्थानीय सरकार के निम्नलिखित लाभ, पहला, लोकतंत्र में महिलाओं को प्रतिनिधित्व, बी में लोकतांत्रिक अधिकार, सी में लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण। अगला 2 पॉइंट क्या है, सॉरी 1 पॉइंट, स्थानीय मामलों का प्रबंधन करना, स्थानीय मामलों का प्रबंधन करना। अगला पॉइंट क्या है कि बहुदलीय शासन व्यवस्था हमारे भारत में क्यों अपनाई गई है? ठीक है, तो भारत में बहुदलीय शासन व्यवस्था इसलिए अपनाई गई है क्योंकि यहाँ की जनसंख्या बहुत ही बड़ी है या फिर विशाल है, और यहाँ पर एक स्थान से पूरे देश के शासन व्यवस्था को चलाना पर्याप्त नहीं है, इसीलिए इसका सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया गया है। और सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब बहुदलीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, श्रीलंका में लोकतंत्र के लिए संघर्ष का वर्णन करना है। इसको सिंपल भाषा में हम लोग समझेंगे। जल्दी जल्दी वीडियो को फास्ट करते हैं। बहुसंख्यक सिसिली को अल्पसंख्यक तमिलों के बीच जातीय संघर्ष के कारण लोकतंत्र के लिए संघर्ष चल रहा है। इस संघर्ष में कई लोग मारे गए और देश की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के भारी नुकसान पहुंचा है। चलिए, आगे का क्वेश्चन देखिए, क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है? हाँ, शिक्षा का अभाव भी लोकतंत्र के लिए चुनौती है। आतंकवाद भी लोकतंत्र के लिए चुनौती है। ठीक है, आतंकवाद भी लोकतंत्र के लिए एक भारी चुनौती है। तो अभी हमें जानना है शिक्षा क्यों लोकतंत्र के लिए चुनौती है। शिक्षा का अभाव, तो शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है। शिक्षित और जागरूक नागरिक के बिना लोकतंत्र का कामकाज ठीक से नहीं चल सकता। बात सही है। शिक्षा के अभाव में लोग अपने अधिकारों, जिम्मेदारियों और लोकतंत्र में हिस्सा लेने का महत्व को नहीं समझ पाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं? बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं? बंधुआ मजदूर जो व्यक्ति ऋण चुकाने के लिए दूसरे के लिए काम करता है या सेवाएं देता है उसे बंधुआ मजदूर के नाम से जाना जाता है। बंधुआ मजदूर को अनुबंध मजदूर, ठीक है, अनुबंध या श्रमिक या बंधक मजदूर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, जिला परिषद की 2 कार्यों के बारे में बताना है। जिला परिषद के 2 कार्य कौन कौन है, तो इसे आप लोग बताइए। देखिए यहाँ पे क्या, वो मैंने 3-4 कार्य बता दिया आपको। आप इसमें से जो आप चाहते हैं लिखना वो लिख सकते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सार्वजनिक सेवाओं का प्रबंधन करना, ग्रामीण विकास के लिए अन्य सरकारी विभागों का समन्वय करना। ठीक है, जिला में सामाजिक और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन क्या है, सामाजिक भेदभाव और विविधता की उत्पत्ति कैसे उत्पन्न होती है? सामाजिक भेदभाव और विविधता की उत्पत्ति कैसे होती है? तो इसका आंसर क्या होगा, जन्म, वर्ण व्यवस्था, लिंग, सामाजिक कुरीतियाँ और समाज वर्चस्व जैसे कारणों से सामाजिक भेद पैदा होता है। ठीक है, यहाँ तक आपका पहला का आंसर हो गया, मतलब सामाजिक भेदभाव कैसे उत्पन्न होती है। अब क्या है, विविधता, सामाजिक विविधता कैसे उत्पन्न होती है? तो सामाजिक विविधता कैसे उत्पन्न होती है वो देखिए। वहीं विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग के साथ आपसी समझ और असमान के अधिकार पर सामाजिक विविधता का निर्माण हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, सूचना के अधिकार आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा, सूचना के अधिकार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य या मूल उद्देश्य यह था कि सशक्त सरकार बनाना, सरकार के कार्यशील और उसके गलत काम और सही काम के बारे में लोगों को बताना, जनता को बताना, भ्रष्टाचार को रोकना और हमारे लोकतंत्र को सही मायने में लोगों के लिए कार्य करने वाला बनाना था। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, लोकतंत्र किस प्रकार से लोगों के प्रति उत्तरदायी और अपना विचार रखें? मतलब कि यह कैसे उत्तरदायी है, वो आप अपना विचार प्रस्तुत कीजिए। तो हम अपना विचार प्रस्तुत कर रहे हैं कुछ इस तरीके से कि लोकतंत्र एक उत्तरदायी सरकार का संगठन करती है क्योंकि यह सभी शिक्षित और जागृत नागरिकों को इस बात के बारे में ध्यान रखते हैं। मतलब कि उसे बताती है, शिक्षित व्यक्तियों को बताती है कि आप जागृत होइए। किस बात के बारे में ध्यान रखती है, तो हमें
शिक्षित तथा जागृत बनना चाहिए कि लोगों के पास अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार हो। अगर वह ठीक से इस कार्य को नहीं से सही कर पाता है तो उसके पास सरकार को उखाड़ने फेंकने वाली अधिकार होती है। मतलब कि वो सरकार को यहाँ से उखाड़ करके फेंक सकती है, जिसे उन लोगों ने सत्ता पे बैठाया है उसे सत्ता पर से गिरा भी सकती है। यही बात आपको कहा जा रहा है। इसीलिए यह सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी रहती है और यह हमारे लोकतंत्र के लिए उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, सत्ता में साझेदारी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप है होगा क्या समझते हैं, यहाँ पे क्या समझते हैं। ओके, कुछ मिस्टेक हो गया है तो इसलिए आप लोग से क्षमा प्रार्थी हूँ, आप सबसे क्षमा मांग रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर देखिए। सत्ता में साझेदारी का मतलब है कि शासन में समाज के सभी वर्गों या सभी समूह का भाग लेना मूल रूप से। ठीक है, यही बात इसका मतलब है। अब देखिए अर्थशास्त्र हमारा आ चुका है। अर्थशास्त्र में क्या है, पहला क्वेश्चन, मंदी का व्यापक, ठीक है, व्यवस्था, मंदी आर्थिक व्यवस्था को किस तरह से प्रभावित करती है। मंदी आर्थिक व्यवस्था को किस तरीके से प्रभावित करती है, अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। तो मंदी अर्थव्यवस्था को कई तरीके से प्रभावित करती है। मंदी के दौरान व्यापारिक गतिविधियां कम हो जाती है और बेरोजगारी बढ़ने लगती है। इससे उपभोक्ता खर्च कम हो जाता है और उत्पादन कम होने लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्थिक नियोजन को परिभाषित करें। तो आर्थिक नियोजन का मतलब है किसी देश के या क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को प्रतिबंधित करने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया। इसमें संसाधनों का आवंटन और आर्थिक विकास के लिए लक्ष्य तय करना शामिल है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग को समझ जाना है। आर्थिक नियोजन का मतलब आपको शॉर्टकट में बता दूं तो आर्थिक नियोजन मतलब कि आर्थिक व्यवस्था को सही तरीके से नियोजित तरीके से खर्च करना या फिर चलाना ही आर्थिक नियोजन यही बताया जा रहा है। और चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं। राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं। राष्ट्रीय आय का मतलब होता है किसी देश के एक साल में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है। ठीक है, इतना बस आपको याद रखना है। वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य जो होता है वही हमारा राष्ट्रीय आय होता है एक साल भर का। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, उपभोक्ता जागरण से आपका क्या अभिप्राय है। तो उपभोक्ता आप ही क्या है, उपभोक्ता है बाजार व्यवस्था की। तो आपको मतलब क्या है, आप जागृत कैसे हैं ये आपको बताना है। तो उपभोक्ता जागरूकता का मतलब होता है अपने अधिकार को जिम्मेवारी से के बारे में जानना, अपने अधिकारों को जिम्मेवारियों को जानना। यह आपको सही तरीके खरीदारी करने में मदद करता है। इससे आपको धोखाधड़ी और शोषण से बचा सकता है। तो इसमें आप और चीज़ भी लिख सकते हैं, जैसे कि आपको ठग फुसला कोई नहीं सकता है, आपको गलत सामान नहीं दे सकता है, खराब सामान, सरल गरल पकल सामान ये सब नहीं दे सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है सतत विकास किसे कहते हैं। तो सतत विकास को आप लोग शॉर्टकट में समझिए या फिर आप लोग इस तरीके से लिखिए। सतत विकास का मतलब होता है कि वैसे संसाधन जो कि भविष्य में दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता है उसे अपनी नई अगली पीढ़ी के लिए बचा करके रखना ही सतत विकास कहलाता है या तो सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अब देखिए ये क्या कह रहा है, वर्तमान की जरूरतों को पूरा करते हुए साथ ही भविष्य की पीढ़ियों के लिए जरूरतों को पूरा करने वाले क्षमता को सुरक्षित करने की को ही सतत विकास कहते हैं। यही आपका आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, कृषि जनित उद्योग से आप क्या समझते हैं। कृषि जैसे कि कृषि पे जैसा कि कोई भी कृषि के कच्चा माल यानी कि इस कृषि से उत्पाद से जो बनने वाला सामान सब होता है जो उद्योग धंधे में काम में आता है उसी को क्या कहेंगे, कृषि जनित उद्योग कहेंगे। ठीक है, आप लोग इतना समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, मूल्य का संचय क्या कहलाता है। मूल्य का संचय का तात्पर्य है कि मूल्यों को भविष्य के लिए संचित करना ये क्या कहलाता है, मूल्य का संचय कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, सूचना का अधिकार कानून क्या है। तो देखिए सूचना का अधिकार कानून भ्रष्टाचार के खिलाफ 2005 ईस्वी में एक अधिनियम बनाया गया था जिसे सूचना का अधिकार आंदोलन कहा जाता है। तो सूचना का अधिकार कानून कहाँ पे सबसे पहले बना था, अधिनियम, तो राजस्थान में बना था, राजस्थान में बना हुआ था। अगला क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, रोजगार सृजन में सेवा क्षेत्र की क्या भूमिका है। तो रोजगार सृजन में सेवा क्षेत्र की बहुत बड़ी भूमिका है। यह देश के आर्थिक विकास में भी अहम भूमिका योगदान देता है। सेवा क्षेत्र में रोजगार की मांग ज़्यादा होने से वजह से क्या हो गया, रोजगार सृजन के लिए एक प्रमुख है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गरीबी के दुष्चक्र से आप क्या समझते हैं। गरीबी के दुष्चक्र की भावना जो होती है उससे आप क्या समझते हैं। गरीबी क्या होता है, गरीबी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जा रहा है ना, उसी को क्या कहेंगे, गरीबी की दुष्चक्र भावना, समझे। चलिए अब इसको डिफिनेशन कैसे बताता है। गरीबी का चक्र या दुष्चक्र की भावना क्या होती है, तब बनता है जब परिवार के पास अपनी जरूरत पूरी करने के लिए साधन नहीं होते हैं। इस स्थिति में परिवार कम से कम 3 पीढ़ी तक गरीब रहते हैं। ठीक है, यही बात आपको बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, आधारभूत संरचना कितने प्रकार के होते हैं। तो आधारभूत संरचना 2 प्रकार के, एक आर्थिक आधारभूत संरचना और दूसरा गैर आर्थिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, सरकारी सेवा और गैर सरकारी सेवा के से आप क्या समझते हैं। सरकारी सेवा और गैर सरकारी सेवा से आप क्या समझते हैं। तो गैर सरकारी सेवा क्या होती है और सरकारी सेवा, तो सरकार द्वारा दिए गए सेवाएं जिन्हें सरकार अपने नागरिकों को मुहैया कराती है उसे क्या कहते हैं, सरकारी सेवा कहते हैं। वे अब यहाँ से वे सेवाएं जो होती है जो जिसे किसी सरकार के द्वारा निजी संगठनों को हम क्या कहेंगे, सरकारी सेवा और गैर सरकारी सेवा कहेंगे। अगला क्वेश्चन को देखिए, निजीकरण का क्या अर्थ है। निजीकरण का मतलब क्या होता है, तो निजीकरण का मतलब होता है सरकारी क्षेत्र से किसी व्यवसाय या संपत्ति को निजी क्षेत्र में हस्तांतरित कर देना ही क्या कहलाता है, निजीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है कि उदारीकरण किसे कहते हैं। उदारीकरण किसे कहते हैं, तो उदारीकरण का मतलब होता है आर्थिक गतिविधियों पर सरकारी नियंत्रण को कम करना या हटाना। इसका मकसद आर्थिक विकास को बढ़ावा देना होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। तो वैश्वीकरण का अर्थ यही होता है कि एक देश की अर्थव्यवस्था दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से जब तालमेल करने लगे या फिर उसके आपाजाही मिल जाए, उसका व्यापार बढ़ने लगे, उस देश से जुड़ाव हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कुछ नहीं है, इतना ही क्वेश्चन है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास।